जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आखिरी अल्फाज भी एक्सपेंड करें। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मेरी नज़र में नो क्रॉस टॉक प्लीज, खामोशी से सुनें जी। मेरी नज़र में ईस्ट पाकिस्तान के सानिये के बाद ये कश्मीर का वाक़या उतना ही गवन है, उतना ही बड़ा है, अगर हम इसको समझ पाएं तो। मगर इसको समझने के लिए हमें तारीख का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। हमें तारीख में देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की सैक्रिफाइसेस पे, कश्मीर की कॉज पे, और कैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इसके बावजूद कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हज़ारों मुरब्बा मील ज़मीन उनके कब्ज़े में थी, उसके बाद भी जाके इंदिरा गांधी से डायलॉग के थ्रू आपकी ज़मीन वापस ली। अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी। अब्बाई साहब तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। मुअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। माइक नहीं था ना जी अब्बाई साहब, माइक नहीं था जी, आप तशरीफ रखें। अब्बाई साहब जरदारी साहब खड़े हैं, आप सुन लें जी, प्लीज तशरीफ रखें जी। जी आसिफ जरदारी साहब जी। अब्बाई साहब एक सीनियर खड़े हैं हमारे, आसिफ जरदारी साहब, आप तशरीफ रखें जी। जी जी जी, तशरीफ रखें जी। जी जी सर, मैं अर्ज कर रहा था कि इसके बावजूद कि हमने ईस्ट पाकिस्तान की जंग हराई थी और हारी थी, और किस वजूहात से हराई थी, क्यों हारी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बहुत से इश्यूज हैं, महकमे हैं, मसले हैं, मगर बहरहाल हमारा आधा अंग टूट चुका था। अब इसी तरह आज कश्मीर का आधा अंग हमारा टूट चुका है। इसमें सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि कश्मीर की और इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझ आ गई कि जो हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो ही चलेगी, वो आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है, और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने इंडिया का साथ दिया और उस पॉलिसी को नहीं माना। मगर ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा हौसला, लीडरशिप, समझदारी, दूर दराज नज़र, दूर तक सोचने की सोच ये चाहिए, जो कि आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर मेड डेमोक्रेसी चल रही है, उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जनाब चेयरमैन साहब, वो सब जानते हैं। आजकल तो हर कोई जानता है, नेट है, इंटरनेट है, हर प्रोग्राम उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जानती है। मैं उस ज़माने की आपको बात बताता हूँ जिस ज़माने में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जा रहे थे उनसे नेगोशिएशंस करने के लिए, तो पंजाब में उनने अपने ऊपर खुद प्रेशर डलवाया था, और प्रेशर ये था कि जी ये तो भुट्टो साढ़े फौजी नहीं लाएगा, ये तो कोई नहीं करेगा साढ़े नाल, साढ़े वास्ते। तो इंदिरा जैसी ज़हीन लीडर, उसके पास इंफॉर्मेशन ये थी, सर अगर डोगो साहब को कहें कि अपनी जगह ले लें तो फिर मैं आपसे बात करूं। तशरीफ रखें जी आप लोग। क्यों जी तो भाई साहब आप चले जाएं जी, तशरीफ रखें अपनी सीट पे। इंदिरा पे को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये थी कि भुट्टो साहब पे इतना प्रेशर है कि ये सवाए सोल्जर्स के और कुछ नहीं मांग सकता। वहाँ जब भुट्टो साहब गए, उनकी नेगोशिएशंस हुई, तो इंदिरा ने कहा कि या सोल्जर्स ले लें या ज़मीन ले लें।
भुट्टो साहब ने कहा मुझे जमीन दे दें। इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान है कि वो 90,000 फौजियों को रख के और पाल सकती थी, बिकॉज जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से उन्हें संभालना भी है, उनके लुक आफ्टर भी करनी है। उनके साथ क्या हालत हो रही थी ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, मगर ऐसी चीजें बीबी साहबा कहती थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीडर्स को अपनी कब्र में लेके जानी है, तो वो बातें मैं नहीं बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लीडरशिप से हमें हमें जमीन वापस मिली। आपने देखा कि 32 मील जमीन गोलान हाइट्स पे आज तक सीरिया सारे मुसलमान मिलके लड़े, वापस नहीं ले सके, और अब जाके वो वहाँ कॉलोनीज बन रही हैं इजरायलीज की, और पूरी दुनिया, चूंकि पूरा सीरिया ही तबाह है, कुछ नहीं कर सकती। तो तारीख पे एक नजर रखनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। हमारे सेलेक्ट ने कहा कि उनकी फंडामेंटलिस्ट सोच है, ये है वो है, भाई वो तो हम सब जानते हैं। हमने तो उनकी एक्ट्रेसेस को यहाँ नहीं बुलाया चंदा खड़ा करने के लिए, वो आपने बुलाया। हम तो रोज बॉम्बे नहीं जाते थे बॉलीवुड में घूमने के लिए, आप गए, तो हमारा को उसका पता नहीं था क्या? हमें सब पता है, हिंदुत्व की हमें पूरी सोच है। हम सिंध से आते हैं, सिंध नो क्रॉस टॉक। तंगी साहब खामोशी रखें प्लीज जी। सिंध से आते हैं, जिसने सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है। आपने तो बनाया नहीं, आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। तो खैर है, हमने आपको पनाह दी और हमारी आंखों पे हम आपको वेलकम करते हैं, आप रहें यहाँ, आपका हक है। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि सब मुसलमान यहाँ रह सके, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। मगर ये समझना कि आप कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं जंग कर लूं, जंग आपका बॉडीगार्ड अगर उसके ऊपर फायर होगा तो आपको बचाएगा, वरना वो आप गोली चलाने को उसको कहेंगे, आपके कहने पे वो गोली नहीं चलाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपकी पोजीशन है और ये पूरी दुनिया को पता है। दुनिया इज टॉकिंग अबाउट पोजीशंस। ये जो दुनिया आपसे डायलॉग कर रही है वो पोजीशंस की बात है, और वो आपका चेहरा देख के किसी और से डायलॉग कर रही है। उनको जरूरत है अफगानिस्तान में, आपकी क्या जरूरत है? वहां कौन सी आपकी पार्टी है? तो ये कहना कि मैं वर्ल्ड कप ले लिया या वो कर लिया, मैं ज्यादा उनकी मुखालफत नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये पाकिस्तान का दिन है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक जुल्म हुआ है, हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म हुआ है, हमें कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी दिखानी है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। मुझे पता है कि ये मेरी आवाज़ कश्मीर तक पहुंच रही है और कश्मीरी सुन रहे हैं। वो बहुत शौक लोग हैं, बाशौक लोग हैं, वो पॉलिटिकली अलाइव हैं, वो हर चीज़, मैंने उनसे मुलाकातें की हैं, यहाँ भी की हैं, दुबई में की हैं, हर जगह मैं उनसे मिला हूँ। ये मुझ पर एतराज़ करते हैं कि रोज़ दुबई जाता था, रोज़ अबू धाबी जाता था, रोज़ चाइना जाता था। ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं? खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर मेरे वॉच पे ये होता तो मेरी पहली फ्लाइट होती अबू धाबी, सेकंड फ्लाइट होती मेरी चाइना, और थर्ड फ्लाइट मेरी होती रशिया, और फिर वापसी में मैं ईरान में रुकता आता, इन सब के प्रेसिडेंट्स के साथ खड़ा होकर सॉलिडारिटी उनसे लेता, उनसे सपोर्ट लेता। आफ्टर ऑल 24 साल बाद मैं पहला प्रेसिडेंट था जो रशिया गया। मैंने पहली दफा, पहला मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था जो 13 दफा या 14 दफा चाइना गया। क्यों गया? मेरे पास चाइना में कोई सॉरी टू से कि मुशर्रफ की तरह डांस करने की गुंजाइश तो नहीं थी, मगर मैं इसलिए गया कि एक गुडविल क्रिएट करनी पड़ती है। और जब भी गया
तो मैं एक डिफरेंट प्रोविंस में गया, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से मिला, फिर दूसरे प्रोविंस में गया, उनके 54 प्रोविंसेस थे। इतने प्रोविंसेस में मैं जा भी नहीं सका, मगर जितना जा सका मैंने गुडविल क्रिएट की पाकिस्तान की, अपनी हुकूमत की, और उनको रुझान दिखाया। मैं पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना से मैं लंदन में मिला तो मैंने उनसे अर्ज की कि प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू नो हाउ मेनी पाकिस्तानीज वी हैव इन ब्रिटेन? He said, "नहीं, Your Excellency, I do not." So I said, "At least 1.4 million Pakistanis reside in Britain, and we are on the border of each other, and we have hardly any interaction." उन्होंने मुझे $500 million दिए as grant, not as loan, grant, जो मैंने आके इनको हुकूमत को दिए, और फिर क्यानी साहब ले गए। उन्होंने कहा कि हम ये रोड हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप ले जाएं। मेरी सोच कुछ और थी, मेरी सोच उस पोर्ट पे थी जो मैं समझता था कि चाइना की और हमारी साथ की ज़रूरत है। तो आज भी यही फार्मूला है कि हमें दोस्तों को साथ मिलाना है, इनके साथ दोबारा दोस्ती रखनी है, और उस शमा को फिर जलाना है जो इनने बुझा दी है। एक साल में इनने अपने तरफ से ये IMF की तरफ जा रहे हैं, अपने तरफ से ये IMF का रिप्रेजेंटेटिव ले आए हैं। उसको क्या पता कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है। आप CPEC के लोन्स भी उस पर एग्जामिन करवाएंगे, IMF भी देखेगी। तो चाइनीज आर वेरी डिफरेंट पीपल, वो तो दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट थिंग्स, एंड यू आर unfortunately practically insulting them. इसी तरह आप दूसरे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, इसलिए तो आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। You are all alone, apart from the nation which also stands with us, the opposition, not with you, not with you all, it stands with us. हमारे साथ सारी अवाम खड़ी है। ठीक है, आपने सीटें हमसे जीत ली हैं किसी भी तरीके से, मगर मसला ये है कि इंडिया को ये पता है, दुनिया को यहाँ पता है। अब 70 एम्बेसीज हैं यहाँ, उनका फुटप्रिंट है इस्लामाबाद में, वो सब चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अब वो आलम आ गया है, वो दिन आ गया है कि वो बोलते हैं कि इनसे बात क्या हो रही है, हमें बताओ। वो बोलते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने भी हुकूमतें की हैं, मैंने खुद भी की है, मैंने बीबी साहिबा के साथ भी की है, और हमने हर किस्म की हुकूमतें देखी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा कहा। तो मिस्टर चेयरमैन, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मगर मुझे एट द सेम टाइम फ़ख्र है उन कश्मीरी भाइयों पे जो कि ब्रिटिश की असम्बली में उन्हें रेजोल्यूशन मूव किया है। उन दोस्तों पे फ़ख्र है, उन्हें रेजोल्यूशन मूव किया है फॉर द सपोर्ट ऑफ कश्मीर, और उन दोस्तों पे भी फ़ख्र है, जो बहनों पे भी फ़ख्र है, भाइयों पे भी फ़ख्र है जो लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर। आप सोचें कि पाकिस्तान के झंडे में वो अपने शहीदों को दफन करते हैं कफन के ऊपर। किसी की मजाल नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई काम कर सके। हाँ, हमारे यहाँ भी इंसर्जेंसीज चल रही हैं और हम समझ रहे हैं कि कहाँ से चल रही हैं और कौन चला रहा है, मगर ऐसी किसी की मजाल नहीं है। और ये दिन दिहाड़े वो पाकिस्तान का झंडा बांध के निकलते हैं और बाकायदा जुलूसों में निकलते हैं और उन पे फायर होता है, पैलेट गन से उनकी आंखें निकाली जाती हैं। उसके बावजूद वो लड़ रहा है। कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसमें कोई शहादत ना हुई हो या कोई उसमें कैजुअल्टी ना हुई हो या कोई ना कोई उस पर जुल्म नहीं हुआ, उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वाजपेयी और इनकी जो पार्टी है, मोदी साहब का जो सोच है, इसमें डिसइंटीग्रेशन इंडिया की खुद होगी इंशाल्लाह, इसलिए कि वो सेक्युलर इंडिया जिसका इसकी सोच
गांधी ने, जिसकी सोच नेहरू ने दी थी, वो इनने दफन कर दिया। और मैं इस पे देखूंगा, चाहे हम हो या ना हो, चाहे हमारी उम्र हो या ना हो,